और आप देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या मिलता है। तो मैं इसको बिल्कुल खाली हो चुका है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। जिस तरह के आपके दोस्त छापर फाड़ते हैं, बिल्कुल खाली छापर की तरह। वेलकम बैक स्टूडेंट, और आज हम करने लगे फिजिक्स क्लास 10th का लास्ट चैप्टर जो कि रेडियो एक्टिविटी। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो चीजें। पहले हम देखेंगे एटम क्या है, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री को देखेंगे। सेकेंडली स्टूडेंट हम देखेंगे कि हमारे पास आइसोटोप्स क्या होते हैं। और ये जो आज का लेक्चर है, ये इस चैप्टर की बेस है। तो फुल जो है अपना फोकस बोर्ड की तरफ रखना, क्लियर। और ये सब क्या है, ये बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगी जब मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा, क्लियर। ओके, तो सबसे पहले हम एटम को समझने से पहले देखते हैं कि हमारे पास मैटर क्या होता है। तो स्टूडेंट आप में से काफी को पता होगा कि वो चीज जो कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई करे, जगह घेरे, और उसका कोई ना कोई मास हो, तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास मैटर होता है। जिस तरह मान लो ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। तो वो जो स्मॉल पार्टिकल है जिससे बोर्ड बना हुआ है, वही हमारे पास क्या है, वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो एटम कहलाता है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एटम इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मैटर कह सकता हूं, या जो एटम है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। अब स्टूडेंट आंख से तो नहीं दिखेगा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं कि ये वो एटम है, ठीक है, जो कि इस बोर्ड में जो मैटर बनाने में काम दे रहा है वो हमने निकाला। और ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि वो क्या, ये एटम, हमारे पास एटम आ चुके हैं। अब जाहिर सी बात है हम मजीद सोचेंगे यार इस एटम के इनसाइड क्या है, ऐसा है कि नहीं है, और अगर कुछ है इसके अंदर तो उसका मास क्या होगा, और अगर उस पर मास भी हमें पता चल गया उस पर चार्ज क्या होगा, कोई चार्ज भी है या नहीं है। तो ये तीन जो मैंने बातें बताई है स्टूडेंट, इसी पे हमने क्या करना है, फोकस करना है, क्लियर। ओके, तो अब 1911 में हमारे पास रदरफोर्ड ने क्या किया, कहा कि यार एटम के इनसाइड में, यानी कि एटम तो आ गया, कहता है इसके इनसाइड में हमारे पास जो है सेंटर में हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और उस प्रोटॉन को उसने एक चार्ज भी दिया और उसको नाम दे दिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया। और उसने ये भी कहा इसके इर्द गिर्द जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। ये बात आ रही समझ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है इसके इर्द गिर्द, क्लियर, किसी भी हमारे पास प्रोटॉन के इर्द गिर्द, डन। ओके, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या था, एटम था। और आप देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या मिलता है। तो मैं इसको, और हमें दो चीजें मिली, ठीक है, हमें दो चीजें काफी तेज में पड़ा, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें इस वक्त आ चुकी है, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास एक तो ये आ चुका है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या है हमारे पास, ये आ गया प्रोटॉन, जो कि मैंने यहाँ बना दिया। ये स्टूडेंट देखो, ये हमारे पास आ गया प्रोटॉन और ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन। अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, ठीक है, सर्च मजीद हुई, रिसर्च हुई, और हमारे पास एक और जो डिस्कवरी की गई न्यूट्रॉन की, किसने डिस्कवरी की स्टूडेंट, चैडविक ने की 1932 में। और उसने ये कहा कि जो हमारे पास एटम था स्टूडेंट, और एटम के हमने इनसाइड जो सेंटर देखा, सेंटर पे क्या पड़ा हुआ था, प्रोटॉन पड़ा हुआ था। वो कहता है यहाँ जो इसका न्यूक्लियस जो सेंटर है, जो प्रोटॉन है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन नहीं होगा बल्कि इसके साथ एक और भी हमारे पास पार्टिकल होगा। उस पार्टिकल को उसने नाम दे दिया हमारे पास किस चीज का, न्यूट्रॉन का। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये न्यूट्रॉन पे भी तो कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए। तो नहीं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल रहेगा, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, क्लियर। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि इसके मजीद क्या नाम थे जो प्रोटॉन के, इसको भी समझ लो तो अच्छा है। तो प्रोटॉन जो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया स्टूडेंट, वो एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी जो हमारे पास एलिमेंट होगा उसका वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी कहलाता है, क्लियर। और इसको हम चार्ज नंबर भी बोलते हैं। तो इसको जब हमने इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना होगा तो जाहिर सी बात है इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम क्या, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक आ गई बात समझ, ओके। तो अब तक जो हमने सारी डिस्कशन की उसका अगर मैं लुबे लुबा बोलूँ तो हमने क्या देखा कि जो एटम का जो सेंटर है उसके अंदर ना सिर्फ प्रोटॉन होता है बल्कि प्लस उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और इन दोनों को मिला के दोनों किस चीज के अंदर होता है, इसको हमने नाम दे दिया कि ये उसका न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो सेंटर है उसको हमने नाम दे दिया वो क्या है, वो न्यूक्लियस का है। यहाँ तक क्लियर होगी बात, ओके स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कुछ साइज का कंपैरिजन करते कि यार एटम का क्या साइज है और एटम के इनसाइड जो पार्टिकल्स थे उसका क्या साइज है। तो इसका आप साइज ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि हमारे पास पिंग पोंग, वो जो टेबल टेनिस खेलते हैं, आपने बॉल तो देखी होगी, वो बॉल ले लो और उसको एक सेंटर में रख दो 2 किलोमीटर के सर्कल में। आप एक 2 किलोमीटर का सर्कल इमेजिन करो और एक पिंग पोंग छोटा सा बॉल उसके अंदर रख दो। तो हमारे पास जो साइज है वो इस तरह आप कंपैरिजन करके समझ सकते हो कि एटम का साइज तो बहुत बड़ा है,
लेकिन जो उसके अंदर पार्टिकल्स पड़े हुए, ठीक है, खास तौर पे कौन सा पार्टिकल्स हमारे पास पड़ा, जो खास तौर पे हमारे पास जो उसका न्यूक्लियस है बीच वाला, उसको आप इस साइज से कंपेयर कर सकते हो कि वो एक पिंग पोंग बॉल जितना होगा 2 किलोमीटर के दायरे में। तीसरा हम देखते हैं मास कंपैरिजन बिटवीन एटम एंड पार्टिकल्स, कि एटम का कितना वजन हो मास होगा और हमारे पास जो पार्टिकल्स है उसका कितना मास होगा। तो स्टूडेंट 99.9%, बेशक के मैंने आपको बताया कि जो एटम का साइज है वो क्या है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास मास है, मास, वो सारा मास किसका होता है, वो एटम का है, ठीक है, यानी कि 99.9 जो है वो एटम का मास है, किस का, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो बाकी 0.1% रह जाता है वो कौन सा पार्टिकल रह गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन रह गया, जो कि उसके इर्द गिर्द सर्कल में क्या करेगा, रिवॉल्व कर रहा होता है। तो बाकी 0.1 जो परसेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। अब 99.9% प्लस 0.1% ये पूरा 100% हो जाता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं एक एटम था और उस एटम के अंदर से, जिस तरह अभी ये खाली हुआ है, ठीक है, इस एटम के अंदर से मैंने क्या निकाल लिए, ये बीच में से जो 2 पार्टिकल्स है, यानी कि जो उसका न्यूक्लियस था हमारे पास वो भी यहाँ आ गया हमारे पास, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ गया। अब ये एक एटम जो है ये बिल्कुल खाली हो चुका है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। जिस तरह के आपके दोस्त छापर फाड़ते हैं, बिल्कुल खाली छापर की तरह हमारे पास क्या होगा, ये अगर मैं इनको निकाल दूं पार्टिकल्स को, तो बिल्कुल वो खाली छापर जो फाड़ते हैं आपके दोस्त जो इर्द होते हैं वो बिल्कुल उसी तरह ही होगा। इज इट क्लियर? ओके, डन। अच्छा, और फिर वो उसको बढ़ता रहता है, बढ़ेगा कैसे, बातों से बढ़ता रहता है, शॉपर मजीद उसके अंदर डालता रहता है, यानी कि वो पीछे पार्टिकल्स डालने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ गया, इसके बाद हम देखते हैं मासेस ऑफ पार्टिकल्स। अब हमने ये तो देखा कि 99% जो होता है मास वो किस का होता है, न्यूक्लियस के अंदर इन दोनों का होता है, और 0.1 इलेक्ट्रॉन का होता है। अब इनके ज़ाहिर है मुझे मासेस भी तो पता होना कि वो कितने होते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास प्लस का मतलब यहाँ क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, प्रोटॉन। प्रोटॉन का स्टूडेंट हमारे पास 1.007276, ठीक हो गया, और यह हमारे पास AMU आ गया, ठीक है, इसके साथ हम U भी डाल सकते हैं, AMU, ठीक है। और इसको अगर मैं किलोग्राम में बताऊं तो ये इस चीज के बराबर होता है, ठीक है। ओके, हमारा न्यूक्लियस जो था वो न्यूट्रॉन हमारा न्यूक्लियस से गिर गया। ओके, अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं जो न्यूट्रॉन है स्टूडेंट, न्यूट्रॉन का अगर मैं वजन की मास की बात करूं वो भी ऑलमोस्ट इसके क्या है, बराबर ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू बहुत छोटी आ रही है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया भी उसका 0.1% होता है मास, ठीक है, ओवरऑल में से। तो वो उसका जो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन की अगर हम सेपरेटली बात करेंगे तो उसका हमारे पास मास भी क्या होगा, कम होगा। अब सवाल ये पैदा होता है ये मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट जिस तरह अगर मैं कहूँ आपका मैंने वजन करना है, ठीक है, कि आपका कितना वजन है, और आपको किसी भी उस पे बैलेंस पे बिठा दिया जाए, ठीक है, तो एक साइड पे आपको रखा जाए और दूसरी तरफ मैं कहता हूँ एक बहुत हैवी वेट रखा जाए, तो क्या आपका हम वजन कर पाएंगे कि आपका कितना मास है? तो बिल्कुल नहीं। इसी तरह जब हम एटम का ये जो मास निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ये हमने किस तरह निकालेंगे, ये हमारे पास कार्बन C12 जो है हमारे पास, इसके जरिए, ठीक है, हमने क्या किया, कार्बन C12 के डिफरेंट पार्टिकल्स को लेके उसके साथ कंपेयर किया, ठीक है, इससे बैलेंस होता है हमारे पास। 2 चीजों को अगर मैं बैलेंस करवाना हो ना, ये बीच में बैलेंस आ गया, ठीक है। अब यहाँ मैंने फर्स्ट करो एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया, और ये मेरे पास एक हाइड्रोजन का क्या आ चुका है, इस वक्त एटम आ चुका है। अब जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम के साथ 10 किलो तो नहीं रख दूंगा ना, अगर मैं 10 kg रखूंगा तो हाउ इट विल बैलेंस, ठीक है, तो बैलेंस ही नहीं हो पाएगा, ऐसा है कि नहीं है, क्लियर? ओके, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन अगर मैंने एटम लिया है तो मैं इसके साइड पे क्या लूंगा, मैं यहाँ पे कार्बन के ही एटम लूंगा, ठीक है। कार्बन भी और कार्बन के क्यों ले रहे हैं, हम कार्बन ही, क्योंकि कार्बन जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है, दैट्स वाई हम किसके वो लेंगे, दूसरी तरफ पार्टिकल कार्बन के लेंगे। अब कार्बन के अंदर हमारे पास, इसके अंदर अगर ये कार्बन का पार्टिकल है तो कितने पार्टिकल हो गए, इस पार्टिकल के अंदर कितने पीसीस होंगे, 2। अब कितने होंगे, 4, 6, ठीक है, 8, ठीक हो गया, 10, और अब कितना हो गया, 12। अब अगर मैं इसको बैलेंस करना है तो जो हाइड्रोजन होता है ये जस्ट इसका एक जो ये जो पीस है वो अगर मैं यहाँ रख दूं, C12 का जस्ट 1 पीस, स्टूडेंट ये एक पीस हमने रख दी इसके अंदर, ठीक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और इसी तरह स्टूडेंट हमने डिफरेंट करके क्या निकाल लिए होते हैं, और फिर इसी को ये AMU कहा जाता है। अगर ये 1 पीस के बराबर इसका वेट इक्वल हो रहा है तो हम कहेंगे इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है हाइड्रोजन का वो क्या है, वो 1 है। और फिर उसी को हमने मजीद आगे क्या कर दिया, चेंज किया हुआ है, और चेंज करके हम
हाइड्रोजन के और बाकी सबके भी निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इसी तरह से हाइड्रोजन और मैंने आपको बताया इसी तरह हमने क्या कहते हैं न्यूट्रॉन का निकाला है, प्रोटॉन का निकाला है, और इलेक्ट्रॉन का भी हमने इसी तरह करके कंपैरिजन करके C12 के साथ कार्बन के एटम पार्टिकल्स लेके हमने क्या किया, उनकी वजन निकाला और ये सारे आगे ये AMU में उसके वजन पड़े हैं। स्टूडेंट इसको हमने चेंज कर दिया, अगर किलोग्राम में बात करूं तो वो ये होते हैं। जस्ट आपने अभी इस लेवल पे सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यूज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। हमने ये नहीं डिस्कस करना कि सारे कैसे निकले, क्लियर, जस्ट थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दी कि इस तरह करके निकला होता है। ओके, देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर मैंने आपको ये कहा कि अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि इसके किसी भी एटम के अंदर कितने हमारे पास प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, तो वो कैसे बताएंगे। स्टूडेंट जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, Z से, और इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन को, ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को सिंपल यहाँ पे हम ई और ऊपर क्या डाल देते हैं, नेगेटिव साइन डाल देते हैं, जो ये बता रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है कि इस पे एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का जो सम होता है स्टूडेंट, न्यूक्लियस, स्टूडेंट ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, ये, और सारा वजन इसी में पड़ा हुआ है। आपने देखा भी कि इलेक्ट्रॉन का बहुत कम वजन है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट मेरे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास इस वक्त न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको, दायरा थोड़ा बाहर हो गया लेकिन खैर है, समझ जाएंगे आप, ठीक है। इसमें इस दायरे के अंदर इस वक्त हमारे पास स्टूडेंट ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और सारा का सारा जो स्टूडेंट हमारे पास मास है वो किसका है, वो इसका सेंटर में न्यूक्लियस का। ओके, अच्छा, तो अगर मैं ये कहूँ जो सारा का सारा मास इसी का पड़ा हुआ है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मैं इसको, किसको, प्रोटॉन को, ठीक है, प्रोटॉन को किससे लिखते हैं, Z से, Z प्लस ये क्या है, न्यूट्रॉन, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसको हम किससे लिखेंगे स्टूडेंट, इसको हम N से ही लिखेंगे, N। ओके, इन दोनों का जो अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे स्टूडेंट, जो हमारे पास चाहे रिजल्टेंट आ रहा है ये क्या कहलाएगा, ये एटॉमिक मास नहीं कहलाएगा। क्यों एटॉमिक मास, यूं याद रख लेना कि यार सारा वजन तो इन्हीं का ही था, तो इसको हमने क्या नाम देना, एटॉमिक मास। इस तरह इसको आपने क्या करना, याद रखना है कि यार सारा वजन तो इन्हीं का था, ठीक है। तो ये क्या होगा, इन दोनों का जो सम होते हैं, इनके न्यूक्लियस का जो सम होगा, न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी अंदर चीजें पड़ी है वो एटॉमिक मास कहलाते हैं, इनकी ए क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है, क्लियर। ओके, तो अब अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास कोई भी एक हम ले लेते हैं, एटम ले लेते हैं, यहाँ पे बुक में आई थिंक 12 और 6 लिया हुआ, ठीक है, कार्बन 12 6, ठीक है। अब स्टूडेंट ये जो नीचे बढ़ा हुआ है ना, ये 6, ये 6 अगर हम यूं रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखे, ठीक, कोई भी आप अगर कोई भी हमने एलिमेंट लिया हुआ है उसको हम यूं एक्स किसी भी उससे एक्स से हम क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ पे भी इसकी कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होती है और यहाँ पे भी इसकी कोई ना कुछ वैल्यू पड़ी होगी। इज इट क्लियर? ओके, अब अगर मैं इसकी वैल्यूज की बात करूं तो स्टूडेंट जो ऊपर वाली वैल्यू पड़ी है ना, ये यही ए है, यानी कि एटॉमिक मास है उसका, ठीक है, प्लस होके आई है। और स्टूडेंट जो नीचे वाली वैल्यू है, जो 6, ये हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट, ये हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, या दूसरे लफ्जों में एटॉमिक नंबर भी हम इसको कह सकते हैं, क्लियर। ओके, अब नीचे वाला क्या है, नीचे वाला में पता लग गया वो क्या है, एटॉमिक नंबर है, ऊपर वाला क्या है, एटॉमिक मास है। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये जो कार्बन है हमारे पास इस वक्त एलिमेंट, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन सॉरी इसके अंदर कितने हमारे पास न्यूट्रॉन होंगे, तो आप इजीली बता सकते हो। कैसे, देखो, टोटल एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट, 12, मैं यहाँ पे 12 पुट कर देता हूँ, इक्वल डाला मैंने। जी किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रोटॉन को, ठीक है, यहाँ हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं इसको, वो कितने मेरे पास स्टूडेंट 6 है, क्लियर, प्लस एन। अब न्यूट्रॉन हमने क्या करने, फाइंड आउट करने, जो अंदर न्यूट्रॉन कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। 6 यहाँ के स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्लियर। यानी कि इस वक्त ये जो कार्बन का एलिमेंट है हमारे पास, इसके अंदर इस वक्त हमारे पास 6 क्या पड़े हुए हैं, न्यूट्रॉन पड़े हुए, 6 ही इस वक्त क्या पड़े हुए, प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन का तो हमें यहीं से पता चल ही गया था, एटॉमिक नंबर से हमें पता चल गया था कि 6 क्या पड़े, प्रोटॉन पड़े हुए। तो स्टूडेंट होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, इसको लिख लीजिए क्योंकि अब मैं इसको इरेज करने लगा और अब मैं आगे जाने लगा हूँ। इज इट क्लियर? ओके, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक देखते हैं जो कि आइसोटॉप्स। स्टूडेंट आइसोटॉप्स क्या मतलब है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कहाँ था, न्यूक्लियस के अंदर था, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कहाँ था, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर था, लेकिन उनकी अमाउंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। एन होगा मतलब स्टूडेंट नंबर, ठीक है। प्रोटॉन के नंबर सेम रहेंगे लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर उस एलिमेंट के अंदर क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो आइसो का मतलब है स्टूडेंट, इसका मतलब है सेम, और जो टॉप्स का मतलब होता है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है प्लेस। यानी कि
हमारे पास कुछ ऐसे भी देखते हैं हम, ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास हाइड्रोजन होता है। अब हाइड्रोजन हमारे पास 3 तरह से पाया जाता है, हाइड्रोजन हमारे पास 3 तरह से पाया जाता है स्टूडेंट। नंबर 1 प्रोटियम, फिर ड्यूट्रियम और लास्ट में हमारे पास आ जाता है ट्रिटियम। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास हो क्या रहा है, जो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो हमारे पास ऐसे भी पड़े हुए कि जिसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो कितना रहे, वो 1 ही रहे, और अंदर जो उसका न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर वो होता ही नहीं है। ठीक है, और ये जो इस तरह का जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है जिसके अंदर हमारे पास इस तरह का जो एलिमेंट है हाइड्रोजन का, जिसके अंदर हमारे पास 1 ही प्रोटॉन हो और कोई भी न्यूट्रॉन ना हो, वो हमारे पास काफी ज्यादा मिकदार में होता है। 99.8% हमारे पास इस तरह के हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, बड़े मौजूद है। ठीक है, एलिमेंट्स मौजूद है। अब एक और तरह हमारे पास भी हाइड्रोजन है जिसको हम हाइड्रोजन का ये वाली फॉर्म जिसमें 1 होता है उसको तो हमने प्रोटियम का नाम दे दिया। ड्यूट्रियम का मतलब क्या हो रहा है हमारे पास स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे पास अगेन जो प्रोटॉन होगा वो 1 ही रहेगा, लेकिन अब जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन भी आ जाएगा और वो कितना आ जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ऊपर वाला था स्टूडेंट ये स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है क्योंकि इक्वल है, जाहिर सी बात, एक ही प्रोटॉन और बाद सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और एक बात याद रखना, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा उतने ही उसके होंगे। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में। डन, ओके। इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतने ही होंगे जितने प्रोटॉन होंगे। ओके, अब आ जाओ हमारे पास ये बहुत स्टेबल होता है, ये बात भी लिखनी, और ये काफी ज्यादा अमाउंट में हमारे पास पड़ा हुआ है। ड्यूट्रियम जो है वो हमारे पास इतनी अमाउंट में नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है 99.8% ये वाला है, तो बाकी बहुत ही कम होते हैं ड्यूट्रियम। ठीक है, और ये हमारे पास मिकदार में कम है और ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। ठीक है, ओके। लास्ट में हमारे पास आ जाता है ट्राइटियम। हमारे पास इसके अंदर 1 प्रोटॉन होगा और 2 हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन से, तो एटम खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होगा। इनके हमारे पास इस सिचुएशन में जो एटम होगा वो क्या होगा, वो अनस्टेबल फॉर्म में होगा। इज इट क्लियर? डन, ओके। तो अब बात हो रही थी सेम प्लेस, इसका मतलब है अगर हम पीरियोडिक टेबल पे देखें तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है, हाइड्रोजन दिखता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन यानी कि उसके अंदर हमारे पास सेम प्लेस का मतलब ये हो रहा है कि हाइड्रोजन हमारे पास एक आइसोटोप है। ठीक है, यानी कि उस एक ही हाइड्रोजन की जगह एक ही है, सेम प्लेस पे उसको हम प्लेस किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट क्या हो रहा है, उसके जो डिफरेंट हो रहा है हमारे पास वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो रहे हैं, लेकिन इसको हमने प्लेस एक ही जगह पे किया हुआ, सेम प्लेस पे रखा हुआ है। क्लियर? ओके। अब इसकी मजीद अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। आइसोटोप की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। कैसे? देखो, अब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ेगा प्रोटीन वाला, ठीक है, O+ जब ये होगा तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ जाएगा, H2O आएगा। क्लियर? ओके। ड्यूट्रियम के साथ जब ऑक्सीजन को जोड़ेंगे स्टूडेंट, अगेन हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, H2O। क्लियर? तो हमारे सॉरी ऊपर हमने लिखना था यहाँ पे, यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ गया, H2O आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है वो इनकी क्या रहती है, वो सेम रहती है। क्लियर? ओके। लेकिन जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट कैसे? देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, अगर हमारे पास ये वाला वाटर पड़ा होगा, ये वाला वाटर जो प्रोटियम से बन के आया है, उसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कुछ और होगा। जो हमारे पास ड्यूट्रियम से बन के आया है वाटर, ये वाला, उसका हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो और होगा। इस तरह मेल्टिंग पॉइंट उसका कुछ और होगा। इज इट क्लियर? अब ये जो हमारे पास वाटर बन के आता है प्रोटियम से बन के स्टूडेंट, ये हमारे पास कौन सा वाटर होता है, ये हमारे पास सॉफ्ट वाटर होता है। क्लियर? ये सॉफ्ट वाटर है। ठीक है, ओके। जबकि स्टूडेंट जो सेकंड नंबर पर ड्यूट्रियम के साथ बन के आता है वाटर, ये मेरे पास हार्ड वाटर होता है। और आपको पता होगा जो हार्ड वाटर है उसके अंदर झाग भी जल्दी से नहीं बनती, ठीक है, सोप से, और ना उसको हम पी भी नहीं सकते, जबकि हम सॉफ्ट वाटर को क्या कर सकते हैं, इजीली पी सकते हैं। यानी कि बन रहा वाटर ही है, केमिकल जो होगा उसका सेम होगा। ठीक है, जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट उसका डिफरेंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका डिफरेंट होगा, उसकी डेंसिटीज डिफरेंट होगी। कीप इन माइंड। तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर। होपफुली समझ आ गया होगा स्टूडेंट। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछो। #peace out। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।